Hello plus one class. Today we are going to discuss topic named as overcoming modernity. And this topics or today's topic is on page number 242 and 243 in your NCERT book. सो क्या कर रहा था जापान कर रहा था. जापान जो था वो अब बन चुका था स्टेट सेंट्रलाइज नेशनलिज्म को वो प्रमोट कर रहा था, या हम कहेंगे स्टेट सेंट्रलाइज फेडरलिज्म वहाँ पर चल रहा था. मींस वो फुल एक्सप्रेशन में था, यानी फुल फॉर्म में था. किस लिए? एक्सपेंशन की फॉर्म में. यानी वो क्या कर रहा था 1930s और जो 1940s का टाइम था, उस टाइम पीरियड में जापान ने फोकस किया अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए. और उन्होंने जो एक्सपेंशन की थी वो चाइना में की थी, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी, एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया. तो उन्होंने जो था वो अपना रूल जो था वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था, यानी वॉर करके उन्होंने जगह को हड़पना स्टार्ट कर दिया था. और वो उन्होंने चाइना में और कुछ एशिया के हिस्सों में करना स्टार्ट कर दिया था. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उस वर्ल्ड वार के दौरान एक और वॉर इन्होंने कर दिया था जापानीज़ ने. वो वॉर किया था उन्होंने यूएसए के पर्ल हार्बर नाम की जगह पर. यानी वर्ल्ड वार तो हो ही रहा था, उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने यूएसए के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था. और इसी पीरियड के दौरान देखा गया था कि उन्होंने सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, रिप्रेशन कर लिया है, यानी रूल अपना हासिल कर लेना. इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिसिडेंट्स, इम्प्रिजनमेंट शुरू कर दी थी, कैदी बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था. और साथ ही साथ पैट्रियोटिक सोसाइटी जो थी उसकी फॉर्मेशन इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, पैट्रियोटिक सोसाइटीज़. और इनमें से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी जिन्होंने ये काम शुरू किया था, वो ऑर्गेनाइजेशंस वीमेन की थी. यानी यहाँ पे वीमेन ने बहुत अच्छा रोल निभाया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था वॉर में. तो ये काम कौन कर रहा था? वीमेन कर रही थी. तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जापान जो है वो मॉडर्निटी से ओवरकम कर रहा था. अब वो स्टेट सेंट्रलाइज नेशनलिज्म को एक्सपेंड कर रहा था, यानी वो अपना कब्जा जो है और बढ़ाना चाहता था, दूसरी कंट्रीज़ पे अपना कब्जा करना चाहता था, वो अपना एम्पायर एक्सपेंड करना चाहता था. 1930s और 40s में उसने चाइना और एशिया के कुछ हिस्सों पे अपना जो एम्पायर था फैलाना शुरू कर दिया था वॉर करके. और जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उसी वर्ल्ड वार के दौरान उसने यूएसए पे भी अटैक कर दिया, पर्ल हार्बर नाम की जगह पे. और ज़्यादा से ज़्यादा जो सोसाइटी थी उसको उसने कंट्रोल कर लिया, रिप्रेशन करना शुरू कर दिया था, इम्प्रिजनमेंट करना शुरू कर दिया था, और पैट्रियोटिक सोसाइटीज़ बना रहा था. और पैट्रियोटिक सोसाइटीज़ बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही थी, उनको मेनली वीमेन चला रही थी. और वीमेन का जो था ना, वो वार में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था जापानीज़ को या जापान को. ओके. तो एक टाइम पीरियड आया 1943 का टाइम पीरियड. उसमें जो क्या हुआ था, एक डिबेट हुई थी, और वो डिबेट हुई थी ओवरकमिंग मॉडर्निटी पे. यानी ये टॉपिक था और उसके ऊपर डिबेट की गई थी. तो जापान का ये मानना था कि वो अपने कल्चर को इतना फेमस कर दें कि वेस्ट का जो कल्चर है वो इतना पॉपुलर ही ना रहे. यानी किसी न किसी तरह से वेस्ट के कल्चर को इस तरह से अडॉप्ट करना और उसमें जापानीज़ कल्चर को मिक्स कर देना, ताकि वाहवाही किसकी हो जाए? जापानीज़ की हो जाए या जापान की हो जाए, और वेस्ट कल्चर पीछे रह जाए. तो इसी बात पे एक म्यूजिशियन का कहना भी है. उस म्यूजिशियन का नाम है मोरोस साबुरो.
इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने वेस्ट जो म्यूज़िक था ना उसको उसकी फेवर नहीं की थी। इन्होंने वेस्ट म्यूज़िक के अंदर किसको मिक्स कर दिया था, जापान के म्यूज़िक को मिक्स करके एक नई जो फॉर्म थी वो बनाई थी। यानी ये वेस्ट के म्यूज़िक को रिजेक्ट नहीं करते बल्कि उसकी एक न्यू फॉर्मेशन कर देते हैं जापानीज़ म्यूज़िक को ऐड करके। एक फ़िलासफ़र भी हैं यहाँ पर, फ़िलासफ़र के बारे में भी मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो उन फ़िलासफ़र का जो नाम है दैट इज़ निशितानी कीजी। तो फ़िलासफ़र कौन थे यहाँ पे, निशितानी कीजी। तो इन्होंने जो मॉडर्न को डिफ़ाइन किया था वो 3 चीज़ों का मिक्सचर बताया था, 3 चीज़ों से मॉडर्न को डिफ़ाइन किया था। तो वो 3 चीज़ें क्या बताई थी इन्होंने, वो 3 चीज़ें इन्होंने बताई थी। रेनाइंस मतलब किसी में फिर से जान डाल देना, रिवाइवल भी हम कह सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा रिवाइवल ऑफ इटली यानी रेनाइंस ऑफ इटली। तो रेनाइंस एंड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, and the third one is rise of natural science. तो इन चीज़ों को यानी इन 3 चीज़ों को मिलाकर जब एक चीज़ बनाया जाता है, एक काम किया जाता है, उसे इन फिलोसफर ने क्या कहा था, मॉडर्नाइज्ड कहा था या मॉडर्न कहा था। तो इन्होंने ये भी कहा था, एक आर्ग्यू भी किया था कि जो जापान की मोरल एनर्जी है ना, जो जापान की मोरल एनर्जी है वो कॉलोनाइजेशन से जापान को बचा रही है। कॉलोनाइजेशन जब दूसरे जो रूलर्स हैं वो कब्जा कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ पे तो उसे कॉलोनाइजेशन बना रहे कहते हैं, यानी कॉलोनीज बना रहे हैं। तो जापान को कॉलोनाइजेशन से किसने बचा रखा है अभी तक, उसकी मोरल एनर्जी ने। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जापान की ड्यूटी है कि वो एक नया वर्ल्ड बनाए, वर्ल्ड का ऑर्डर बनाए और ग्रेटर ईस्ट एशिया की एस्टेब्लिशमेंट करे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें साइंस को और रिलीजन को एक न्यू व्यू से देखना चाहिए सो दैट हम क्या कहलाएंगे, मॉडर्नाइज्ड कहलाएंगे। तो ये टॉपिक था आपका फर्स्ट टॉपिक, ओवरकमिंग मॉडर्निटी। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेकंड टॉपिक दैट इज़ आफ्टर डिफीट, यानी हारने के बाद। यहाँ पर ये हुआ कि जो जापान था वो कॉलोनाइजेशन से ज़्यादा टाइम तक बच नहीं पाया, वो हार गया था। तो आफ्टर डिफीट टॉपिक पढ़ेंगे। ये भी आपका टॉपिक जो है वो 242 और 243 पेज पे ही रहेगा। तो क्या हुआ था, कहता है कि जापान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कॉलोनियल एम्पायर से खुद को बचाने की। किससे, कॉलोनियल एम्पायर से। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, वो टाइम पीरियड था 1945 का और वो दिन थे 6 अगस्त एंड 8 अगस्त। आपको याद भी आ गया होगा मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो जापान में क्या हुआ था, एक अटैक हुआ था, एक एक्सप्लोजन हुआ था और वो कहाँ पे हुआ था, नागासाकी और हिरोशिमा में। तो यहाँ पे क्या किया गया था, ये जो था मतलब बॉम्ब एक्सप्लोजन किया गया था। क्यों किया गया था, उन मतलब जिन्होंने किया था उनका ये कहना था, जैसे जवाब मांगे जाते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वॉर को शॉर्टन करना चाहते थे, इसलिए हमने ये धमाका किया। लेकिन ये जो धमाका था ये जापान के लिए बहुत ही लॉन्ग टाइम तक रहा था इनकी हिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक पैरालाइज्ड बर्थ कर रहे थे। तो ये जो डिस्ट्रक्शन हुई थी ये जापान के लिए बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट था। और ये भी यूएस ने ये भी कहा कि जापान क्या था, मिलिट्रीलाइज था, यानी जापान के पास कोई मिलिट्री नहीं थी और उन्होंने जापान के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और जिसके अंदर क्या है 9 आर्टिकल्स हैं और उस 9 आर्टिकल्स में नो वॉर्स की भी एक आर्टिकल है। यानी ये भी कहा गया था कि हम अब किसी से भी कोई भी वॉर नहीं करेंगे, यानी नो वॉर क्लॉज भी उसमें मेंशन किया गया था।
और ये भी कहा गया, ये अनाउंस किया गया था कि स्टेट एक्सपेंशन के लिए या एम्पायर एक्सपेंशन के लिए वॉर का मेथड जो है वो चूज़ नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म्स जो थे वो फिर इस वर्स्ट टाइम के बाद होने लग गए थे। तो और भी क्या रिफॉर्म्स किए गए थे, एक वहाँ पर एम्पायर चल रहा था जिसे कहा जाता है जेबैट्सू। क्या कहा जाता है? जेबैट्सू, यानी मोनोपोली चल रही थी लार्ज हाउसेस की, उसे भी क्या कर दिया था, वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। तो ये एक रिफॉर्म वहाँ पर किया गया था। और ये जो जेबैट्सू है इसने क्या किया था, जापानीज़ इकॉनमी को डोमिनेट कर रखा था। तो इस चीज़ को भी उस टाइम पे ख़त्म कर दिया गया था, यानी 1945 टू 1947 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे। और फिर फर्स्ट पोस्ट वार इलेक्शन किए गए थे। तो यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे और जिसमें वीमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था, यानी वीमेन के पास भी वोटिंग राइट था और वीमेन भी जो थी वो वोट डालकर आई थी। तो ये जो थे वहाँ पर रिफॉर्म्स हुए थे। और जापान क्या था, जापान ने अपनी जो इकॉनमी थी उसको फिर से यानी रैपिडली रीबिल्ड कर लिया था। क्या कर लिया था? रीबिल्ड कर लिया था, फिर से बना लिया था। जो भी इनके साथ हुआ था या जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था उसका जो फैक्टर था उन्होंने बड़ी जल्दी ही कवर कर लिया था। और ये कहा गया था कि ये क्या है, पोस्ट वॉर मिरेकल है, यानी एक चमत्कार है जो वॉर के बाद हुआ था। तो इस चीज़ से इसको मेंशन किया गया था ये रिफॉर्म। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जापान ने बहुत जल्दी जो थी रिकवरी वहाँ पर कर ली थी। 1964 एक ऐसा टाइम पीरियड था जो टोक्यो था, वहाँ पे क्या किए गए थे, उसे मार्क किया गया था, यानी उसे वहाँ पर ओलंपिक्स हेल्ड हुए थे। ओलंपिक्स आप जानते ही हैं। तो 1964 में टोक्यो में ओलंपिक्स हेल्ड हुए थे। और यहाँ हम कह सकते हैं कि जापान में जो रिकवरी रेट थी वो बहुत ही हाई रेट थी। और साथ ही साथ 1964 में ही जापान ने बुलेट ट्रेन भी स्टार्ट कर दी थी, जिस बुलेट ट्रेन को इंडिया में भी शायद इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जिसे शिकेंसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापानीज़ लैंग्वेज में शिकेंसेन कहा जाता है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो जापान है वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, स्पीड अप है उसकी। तो ये जो बुलेट ट्रेन थी ना, ये 200 माइल्स पर आवर चलती थी उस टाइम पीरियड पे, 200 माइल्स पर आवर। लेकिन आज के टाइम में टुडे ये क्या स्पीड से चल रही है? 300 माइल्स पर आवर की स्पीड पे। तो इतनी जो थी उसकी स्पीड थी। तो यहाँ से हमें जापानीज़ की टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के बारे में, उसकी बेटर क्वालिटी के बारे में और उसकी चीपर गुड्स के बारे में पता चलता है। तो 1960s में क्या हुआ था, एक तो जो जापानीज़ के ऊपर एनवायरनमेंट इशू चल रहा था उसका जो था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट वहाँ पर हेल्थ सिस्टम में देखा जा रहा था 1960s में। लेकिन फिर 1970s में इसे गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया गया था, यानी 1960 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें एनवायरनमेंट इश्यूज़ आए थे जो अल्टीमेटली हेल्थ इश्यूज़ बन रहे थे। और फिर गवर्नमेंट ने 1970s में इसे रेगुलेट करने की ठानी। और 1980s का जो मिड टाइम आया, 1980s का जो मिड टाइम आया उस टाइम पे पता चला कि जो मतलब ये हेल्थ इशू है उसका जो डिक्लाइनिंग है, यानी वो जो कम हो रहे हैं वो बड़ी स्पीडली कम हो रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जापान ने बहुत अच्छे से जो थी वो हेल्थ इशू या एनवायरनमेंट प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया। तो ये था जापान के बारे में। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, यानी जापान का जो मॉडर्नाइजेशन था उसके बारे में हम आज तक पढ़ चुके हैं। कल से जो है हम चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज don't forget to do your work timely. Please do your work and don't forget to pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.